हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड चैप्टर से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए पिछले 5 सालों में बोर्ड्स में, आईसीएसई 10th के बोर्ड्स में जो जो क्वेश्चंस आए वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और ये एनालाइज किया बच्चों मैंने, तो हर एक साल कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किसी किसी साल 11 मार्क्स का भी आया है। मतलब ये सारा क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर लें, हम समझ जाएं कि इसको टैकल कैसे करना है, तो हमारा 10 मार्क्स तो फिक्स्ड हो जाएगा, है ना, साउंड चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2018 से स्टार्ट करने वाले हम 2023 तक का डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2024 का बच्चों ऑलरेडी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ना से पे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स, तो आप वो देख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, जिसमें दो वेव हमें दिख रहे हैं ए एंड बी, है ना। हमें इस ग्राफ को स्टडी करके दो क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला है कि कंपेयर करना है दोनों के एम्पलीट्यूड को, कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है ना, और दूसरा दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। तो एम्पलीट्यूड आपको पता होगा, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये है एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन। तो ये देखिए, ए वाले के लिए एम्पलीट्यूड 20 दिख रहा है, वेयर बी वाला जो वेव है उसके लिए एम्पलीट्यूड आपको 10 दिख रहा होगा। तो पहले हम एम्पलीट्यूड कंपेयर कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 20:10, मतलब 2:1 हो जाएगा, है ना। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, वेवलेंथ को कंपेयर करना है। अब देखिए, वेवलेंथ का हमारे पास 2-3 डेफिनेशंस है, जो कि ऑलरेडी मैंने साउंड का जो वन शॉट वीडियो बनाया उसमें सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको उसमें दिक्कत है तो, है ना। अभी फिलहाल मैं आपको जो जरूरत है वो बताता हूं बच्चों। वन वेवलेंथ इज इक्विवेलेंट टू वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। तो आपको ये ए वाला जो वेव है इसमें दिख रहा होगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये दोनों मिला के बन गया एक वेवलेंथ, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है ये मान लेते हैं x है ना। तो a वाले के लिए हमारा वेवलेंथ आ गया x, वेरएज जो हमारा वेव b है ये यहां से लेके यहां तक अभी सिर्फ क्रेस्ट बना है, तो ट्रफ भी बनेगा, तो ट्रफ का भी हमारा लेंथ क्या हो जाएगा x। मतलब a के लिए वेवलेंथ हुआ सिर्फ x, वेरएज b वाला जो वेव है उसके लिए वेवलेंथ कितना, क्रेस्ट प्लस ट्रफ, मतलब x प्लस x दैट इज 2x। तो हमारा वेवलेंथ ऑफ a बाय वेवलेंथ ऑफ b क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 is to 2x, है ना। ये x हमने अपने कन्वीनियंस के लिए सपोज कर लिया बच्चों, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये 1:2 आ गया, तो इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है बच्चों। फ्री वाइब्रेशंस को हम नेचुरल वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, आप किसी भी बॉडी को एक बार डिस्टर्ब कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारे अगल बगल कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स हुआ तो उसके वजह से एनर्जी का लॉस होता जाएगा और ग्रेजुअली वाइब्रेशन का जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, है ना। तो अगर हम कोई बॉडी लेते हैं, जैसे इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहां लिख रखा है, पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क हमने ले लिया और उसको एक बार प्लग कर दिया, वाइब्रेट करने लगा। यही चीज अगर हम स्पेस में करते हैं जहां कोई मीडियम नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता और जितने एम्पलीट्यूड से ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा था हमेशा उतने ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रह जाता। तो दैट वुड बी फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन। लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है बच्चों वो होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। हाँ, क्योंकि हमारे अगल बगल कोई ना कोई मीडियम तो है ही हमारे प्लेनेट पे, जैसे अभी फिलहाल एयर है। तो अगर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहां पे प्लग करते हैं, एक बार डिस्टर्ब करते हैं और छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे एयर के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी का लॉस होता जाता और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होता जाता। तो दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन, है ना। दूसरा क्वेश्चन यही बच्चों कि वाइब्रेटिंग बॉडी का जो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है वो किस वजह से, तो हम यही एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स द एनर्जी डिसिपेट्स, या देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक अरेंजमेंट हमारे पास दिया गया है जिसमें दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं हमारे पास ए एंड बी, और ये अरेंजमेंट है सोनोमीटर है, जिसमें क्या किया गया देखिए, ये जो वायर है ये एक वायर है बच्चों जिसके ऊपर एक पेपर राइडर, मतलब आपने बचपन में ये चीज किया ही होगा कि रबर इलास्टिक लेते थे और उसमें छोटा सा पेपर ऐसे फोल्ड करके ऐसे फंसा के और ऐसे खींचते थे, तो बच्चे करते हैं ये सारा चीज। तो दैट इज द पेपर राइडर ओवर हियर। तो आपसे बोला गया कि पेपर राइडर इसके ऊपर रखा गया है और क्या किया गया कि ट्यूनिंग फॉर्क बी को जब ये वुडन बॉक्स के कांटेक्ट में लाते हैं
तो ये हमारा जो ये है पेपर राइडर, ये उछल जाता है, इट फ्लाइज ऑफ। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों देखते हैं। नेम द फेनोमेनन व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट्स। इट जस्ट वाइब्रेट्स, अभी ये उड़ नहीं रहा है, इट डजंट फ्लाई ऑफ। तो उस कंडीशन में ये कौन सा वाइब्रेशन होगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम जब इसको डिस्टर्ब करते हैं, ये इसके साथ कांटेक्ट में लाए, मतलब इनिशियली जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा। और बच्चों फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस में डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। रेजोनेंस का डेफिनेशन भी लिख रखा है इसी में आगे के क्वेश्चंस में। तो अभी फिलहाल ये किस में है, जब तक ये पेपर राइडर उड़ता नहीं है वायर से, इट डजंट फ्लाई ऑफ, तब तक वो कौन से वाइब्रेशन में, फोर्स्ड वाइब्रेशन में। अब देखिए दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नेम द फेनोमेनन व्हेन द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ। अब जब ये उड़ गया, इट फ्लाइज ऑफ, तो ये क्यों उड़ा बच्चों, ये रेजोनेंस की वजह से होता है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा था वो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए रेजोनेंस है ना, ये फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या हो रहा है। देखिए हमसे यही पूछा गया, थर्ड वाला जो पार्ट है ना उसमें यही पूछा गया कि क्यों उड़ा ये जो पेपर राइडर था, व्हाई डज इट फ्लाई ऑफ। देखिए होता क्या है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है ये किसी एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इस वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से या वुडन बॉक्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो ये जो हमारा अपैरेटस है ये आ जाता है रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में क्या होता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है इस वायर का, ये और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो पेपर राइडर है इट फ्लाइज ऑफ, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल, इसका फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाना चाहिए, वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाना चाहिए, जिसके वजह से रेजोनेंस टेक्स प्लेस। ओके, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क बी इज इक्वल टू और मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर on which the paper rider was placed. So resonance takes place and the paper rider flies off. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक देखिए ये न्यूमेरिकल है। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है ना आपका, ये मैंने कहीं कहीं जगह पे देखा है, एग्जैक्टली जहां जिस जगह से मैंने ये न्यूमेरिकल अभी एक्सट्रैक्ट किया है ना, हाँ कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का तो जरूरत है आपको समझाने के लिए। तो कहीं कहीं पे बच्चों ये बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है ना। कहीं कहीं पे सही भी है, कहीं कहीं पे बहुत गलत भी है। तो आप प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को ना बिगाड़ना। कहीं कहीं पे आंसर गलत देख के बच्चे क्या करते हैं कि अपना ही कॉन्सेप्ट पे शक करने लगते हैं कि अरे हो सकता है मैंने ही गलती कर दिया हो। आप अपना, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो बी कॉन्फिडेंट। अब जैसे देखिए इसको कैसे टैकल करना है बच्चों, इसमें हमारे पास गिवन है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सी शोर, ये एक पर्सन रहा, एन ऑब्जर्वर ऑन द शिप, ये यहां पे है, विच इज एंकर्ड बिटवीन अ वर्टिकल क्लिफ एंड द पर्सन ऑन द शोर, ठीक है। फायर्स अ गन, ये इसने एक गन फायर कर दिया बच्चों, है ना, जो शिप पे ये है इसने गन फायर कर दिया, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब बोला क्या आगे देखिए, द पर्सन ऑन द शोर हियर्स 2 साउंड्स 2 seconds and 3 seconds आफ्टर सीइंग द स्मोक। अब देखिए ये जो स्मोक लिखा गया है, या फिर इसके जगह आपको फ्लैश कहीं लिखा मिल जाए या लाइट लिखा मिल जाए, तो आप उससे समझना कि उसके इतने टाइम के बाद हमें साउंड सुनाई दिया। तो स्मोक देखने के 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद इसको 2 साउंड सुनाई दिया। किसको, इस मैन को, जो यहाँ पे सी शोर पे है, इस मैन को 2 साउंड सुनाई दिया। अब देखिए हमें करना क्या है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड पर्सन ऑन द शोर, ये डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको 2 साउंड सुनाई दिया है, तो जो 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है वो नजदीक से आ रहा होगा, जो 3 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है वो दूर से आ रहा होगा। तो देखिए होता क्या है, ये जो गन फायर कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो साउंड तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो साउंड यहां से डायरेक्टली इस तक भी तो आ सकता है। डायरेक्टली यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। और जो दूसरा साउंड इसको सुनाई दिया है बच्चों 3 सेकंड के बाद, उसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। यहां से साउंड जाएगा क्लिफ तक और फिर यहां से टकरा के वापस आएगा इस मैन तक, मतलब वो एको सुनाई दे रहा है इस मैन को, और वो कितने देर के बाद, 3 सेकंड के बाद। तो हमारे पास पहला हम ये वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये पार्ट कैसे आएगा, देखिए आपके पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितना, 320, और साउंड को यहां से, मतलब सोर्स ऑफ साउंड से यहां इस मैन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका लेंगे, साउंड का, क्योंकि साउंड को ही तो ट्रैवल करना है, और साउंड को यहां से ऑब्जर्वर से इस मैन तक आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 640 मीटर, है ना।
इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए दूसरा चीज क्या है हमसे, अब देखिए ये वाला लेंथ हमें पता चल गया बच्चों, ये लेंथ कितना आ गया, ये वाला ऑब्जर्वर और ये जो हमारा पर्सन सी शोर पे खड़ा है उसके बीच का डिस्टेंस है 640 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द क्लिफ, ये पार्ट फाइंड करना। अब देखिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं एक्स है, पता नहीं है एक्स डी कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, यहां से जो साउंड शुरू हुआ प्रोड्यूस हुआ, इस साउंड को पहले जाना है क्लिफ तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक्स, और फिर यहां से टकरा के इसको वापस आना है इस मैन तक जो शीशोर पे किनारे पे खड़ा है, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए पहले यहां से यहां तक आएगा क्लिफ से ऑब्जर्वर तक मतलब एक्स, और फिर ऑब्जर्वर से शिप तक जो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, ये कितना है बच्चों 640, तो इसको कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्स आना और फिर x प्लस 640 जाना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, x आना और फिर x प्लस 640 जाना। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे, जो कि टाइम कितना बोला है 3 सेकेंड इसको लगा है दूसरा साउंड सुनने में, तो 3 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है स्पीड, जो कि साउंड का स्पीड ऑलरेडी गिवन है 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये दिख रहा है आपको 2x प्लस 640 इक्वल, ये इधर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो 2x कितना आ गया देखिए, ये आ गया 320, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 160 मीटर, है ना। x का वैल्यू मतलब सेकेंड वाले पार्ट का हमारा वैल्यू आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द क्लिफ कितना आ गया 160 मीटर। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया बच्चों 160 मीटर। अब देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एको का क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली क्या करना है, स्पीड इक्वल 2d/t। बच्चों आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा जितना जाना है उतना ही आना हो साउंड को। अगर वैसा केस होता है तब हम 2d लेते हैं डिस्टेंस की जगह। जैसे यहां पे जाना था इतना x और आना था कितना x प्लस 640, तो यहां हम 2d/t वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे जोर दीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए जिससे आपका कैसा भी क्वेश्चन आए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए, कैसा भी क्वेश्चन आए हम ऐसे करके आएंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ मैन प्लेइंग। अब देखिए 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है ये। और एक चीज और बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 4 मार्क्स तो यहां हमारे सामने है। कैसे करते देखिए, A man playing a flute is able to produce notes of different frequencies, ठीक है। If he closes the holes near his mouth, will the pitch of the note produced increase or decrease? तो बच्चों ये इंक्रीज करेगा, पिच इंक्रीज करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। अब ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज क्यों कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक फ्लूट है, आपने देखा होगा कि फ्लूट में क्या रहता है, देयर आर नंबर ऑफ होल्स। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से जो हम माउथ से एयर ब्लो करते हैं, तो यहां इसके नजदीक, अपने माउथ के नजदीक वाला जो होल है इसने बंद किया है, क्लोज किया है। तो इतने दूर क्लोज किया है तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एयर कॉलम वाइब्रेशन में रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज तो ओपन है, ये होल्स ओपनिंग है यहां पे, तो यहां से तो एयर बाहर निकल जाएगा। तो इतने दूर का जो एयर है बच्चों, ये एयर कॉलम हमारा वाइब्रेट करेगा, जिसके वजह से हमारा लेंथ इतना है। और आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम या वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, कुछ भी हो। तो लेंथ कम इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अब इसी की जगह अगर ये बोलता कि नहीं इसके जगह 2 होल 3 होल ऐसे करके बंद कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो फिर हमारा लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 मार्क्स आ गए बच्चों। दूसरा क्या है, 2 waves of the same pitch have amplitudes in the ratio 1:3. What will be the ratio of their intensities? अब देखिए एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि लाउडनेस हो या इंटेंसिटी, आपको पता हो कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पे। इंटेंसिटी कम लाउडनेस कम, इंटेंसिटी ज्यादा लाउडनेस ज्यादा। तो बच्चों लाउडनेस हो या इंटेंसिटी हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो हमें दोनों के इंटेंसिटी का ये निकालना है, रेशियो निकालना है, और एम्पलीट्यूड का दोनों का रेशियो दिया गया है। तो हम मान के चलते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं कुछ कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1 साउंड वेव 1 और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव 2, ये क्या दिया गया 1:3। तो हम ऐसे I1 by I2 मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट साउंड और इंटेंसिटी ऑफ सेकंड साउंड का रेशियो निकालना। तो देखिए क्या होता है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कोई चीज, तो I1 है तो I1 के सामने A1 का स्क्वायर, और I2 है तो 2 के सामने A2 का स्क्वायर।
है ना, इट इज क्वाइट सिंपल। कंपेयर जब भी करना हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। अब यहां स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लिया। अब देखिए a1 और बाई a2, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो a1 बाई a2 का रेशियो दिख रहा है बच्चों 1/3, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:9। तो ये आ गया बच्चों हमारा पहला वाला पार्ट। यहाँ ये थोड़ा 9 जैसा लिख देते हैं, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। सेकंड क्या, फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए पिच सेम है, अगर पिच सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहा होगा, तो हम ऐसे करके दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे कि दोनों का फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, f1/f2 क्या हो जाएगा 1:1। सेम कभी मत लिखना बच्चों, क्योंकि सेम लिखने से, कंपेयर करने बोला है तो मतलब रेशियो निकालना है, सेम लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप इसके जगह लिखेंगे कि सेम पिच, सो द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सेम एंड सो f1/f2 इक्वल 1:1। चलिए आगे बढ़ते, 4 मार्क्स पक्का हो गया बच्चों 2019 के पेपर का। अब देखिए रेजोनेंट वाइब्रेशंस या रेजोनेंस क्या होता है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे समझते हैं जरा। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस होता है बच्चों, जिसमें रेजोनेंट वाइब्रेशंस में होता है क्या कि जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स है जो बाहर से लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, तो ट्यूनिंग फॉर्क से हम क्या करें, मान लीजिए बेंच है और ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, तो ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क बार बार फोर्स लगाएगा बेंच के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर। तो अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी या तो इस बेंच के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए एग्जैक्टली, या फिर इसके फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे अगर इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो या तो एग्जैक्टली ये 2 हर्ट्ज हो जाए ट्यूनिंग फॉर्क का, या फिर ये 2 हर्ट्ज है तो ये 4 हर्ट्ज हो जाए, 6 हर्ट्ज हो जाए, 8 हर्ट्ज हो जाए, ऐसा। तो क्या होता है कि ये जो बॉडी है, जो बेंच है, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है, दैट इज रेजोनेंस। तो इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, आप ये देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। देखिए बच्चों एक क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। अब अलग अलग लोग हैं तो हर किसी का जो वेव फॉर्म होता है, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, उनका वेव फॉर्म अलग होता है, जिसके वजह से साउंड का क्वालिटी अलग अलग होता है ना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वालिटी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स हमारा फिक्स। आगे देखे थे क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास्ट वी हियर अ बेस ड्रम डिस्टिंक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस कंपेयर टू द साइड ड्रम्स। अब देखिए बेस ड्रम्स जो होते हैं ना बच्चों, वो उनका सरफेस एरिया बड़ा रहता है, ज्यादा रहता है, और जो साइड ड्रम्स रहते हैं उनके बेस ड्रम्स के कंपैरिजन में साइड ड्रम्स का साइज छोटा रहता है। अब देखिए होता क्या है, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली, डिस्टेंस से हम बहुत अच्छे खासे डिस्टेंस से भी क्लियरली सुन पाते हैं, डिस्टिंक्टली सुन पाते हैं साउंड। क्यों भाई, आपको पता होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे लाउडनेस कम होता है। तो इसका मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, जो बेस ड्रम है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसका लाउडनेस अच्छा खासा रहा होगा, तभी तो अच्छे खासे डिस्टेंस तक भी सुनाई दे रहा है ना। तो ये हमारा, ये इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें इन्वॉल्व है, लाउडनेस, है ना। उसका लाउडनेस ज्यादा रहता है बेस ड्रम का, जिसके वजह से अच्छे खासे डिस्टेंस तक भी ये साउंड पहुंच पाता। अब अगर लाउडनेस कम रहता तो ज्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो लाउडनेस कम होते होते लास्ट में पता चल लाउडनेस इतना कम हो गया कि सुना ही नहीं देगा, है ना। दूसरा क्या है देखिए, गिव अ रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो इसका रीजन यही बच्चों, आप क्या बताएंगे कि द सरफेस एरिया ऑफ बेस ड्रम इज लार्जर एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ साइड ड्रम्स एंड सो द साउंड the sound produced is louder, है ना। आपको पता हो कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। देखिए 3 मार्क्स हमारा पक्का हो गया इसमें। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक पेंडुलम है जिसका फ्रीक्वेंसी, अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का ही एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया गया है ना। मैं आपको जरा बता दूं, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए सब दिया गया है कि एक पेंडुलम है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब ये 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है 1 सेकंड में। तो 1 वाइब्रेशन कितने देर में कंप्लीट करेगा, 1/4 सेकंड। इसी चीज का हम अभी यूज करने वाले बच्चों। देखिए होता क्या है, An observer starts the pendulum and fires a gun, ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ही इसने पेंडुलम को स्टार्ट करवाया ऑसिलेशन, वैसे ही गन फायर कर दिया, मतलब ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हो गया ऑसिलेशन होते ही। पेंडुलम का ऑसिलेशन शुरू हुआ इधर और इधर साउंड प्रोड्यूस हो गया। He hears the echo from the cliff after 6 vibration of the pendulum। अब देखिए इसने यहां से गन फायर किया
साउंड जाएगा, फिर यहां से टकरा के आएगा, और इसको कितने देर के बाद सुनाई दे रहा है? जब इस पेंडुलम का 6 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, एक वाइब्रेशन में 1/4 सेकंड लगा, तो 6 वाइब्रेशंस कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 6 इंटू 1/4 मतलब 6/4 सेकंड। तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड। तो बच्चों ये देखिए, हमें पता चल गया कि एको कितने देर के बाद सुनाई देगा? 1.5 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। तो हमें ये डायरेक्टली नहीं बोल के कि इतना टाइम लगा, हमें ये पेंडुलम वगैरह का कहानी बना के बताया गया है ना, कुछ है नहीं इसमें। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन टू अस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब इसमें आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, v = d/t, क्योंकि जितना जाना है साउंड को, d अगर जाना है क्लिफ तक, तो क्लिफ से आना भी इसको पर्सन तक d ही है। तो अब क्या करेंगे हम, v इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना, d + d, दैट इज 2d बाई टाइम। और v हमें दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें पता चल गया बच्चों। टाइम को इधर भेजते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए टाइम कितना लगा, 1.5 सेकेंड ना, तो 1.5 सेकेंड और इक्वल 2d। तो आपको यहां से दिख रहा होगा डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ये 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये डेसिमल हमारा 1.5 हट जाएगा, 15 बचेगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 17 × 15 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पेंडुलम C and D are suspended from a wire as shown in the figure। ठीक है, पेंडुलम C is made to oscillate by displacing from its mean position। ठीक है, C को हमने ऑसिलेट करवाया है बच्चों पहले, फिर क्या बोला गया कि इट इज सीन दैट D also starts oscillating। पहला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन C will execute। अब देखिए, जब तक आपसे नहीं बोला जाना कि वैक्यूम में है या फिर हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, तब तक हम क्या मान के चलते हैं कि अगल बगल एयर तो होगा ही। तो C को हम एक बार डिस्टर्ब कर देते हैं, ये ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली अगल बगल में एयर है तो एनर्जी का लॉस होगा, जिसके वजह से इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा, और ये कैसा वाइब्रेशन करेगा बच्चों, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा, है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन ही लिखते हैं क्योंकि यहां ऑसिलेशन बोला गया है, जनरली पेंडुलम्स के लिए हम ऑसिलेशन टर्म ही यूज करते हैं, है ना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ये करेगा बच्चों, पहले का आंसर हो गया ये। दूसरा क्या देखिए, नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन D will execute। अब देखिए, इसको हमने ऑसिलेट करवाया है, और ये कहां से टंगा हुआ है, एक वायर से, तो ऑब्वियसली ये जो वायर है ये भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, है, जिसकी वजह से D का भी ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो D कैसा ऑसिलेशन करेगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन करेगा बच्चों, है ना। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन या फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर D का लेंथ और C का लेंथ दोनों अगर सेम हो जाए तो क्या डिफरेंस हमें दिखेगा D के ऑसिलेशन में, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, दोनों का अगर लेंथ सेम हो जाता बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर दोनों का लेंथ सेम हो जाता तो दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी मैच कर जाता, जिसके वजह से रेजोनेंस होता और D का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ D इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ D मतलब पेंडुलम D इंक्रीजेस, ये हमारा इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा आपको पता है। अब देखिए, इसमें हमसे रीजन नहीं पूछा गया कि क्यों हुआ ऐसा, तो हमें एक्सप्लेन भी करने का जरूरत नहीं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताएंगे, मतलब हमें क्या दिखेगा वो बताएंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ D पेंडुलम D इंक्रीजेस। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब ये लेंथ सेम हो गया था तो इसमें कौन सा फिनोमिनन इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से ही तो हो रहा है। तो हमारे लास्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा 4 मार्क्स यहां पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम। फ्री वाइब्रेशन का मतलब कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो हमें एम्पलीट्यूड सेम दिखाना बच्चों। फिगर हमारा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए, ये हमारा ग्राफ रहा बच्चों, जिसमें एम्पलीट्यूड आपको सेम दिखाना है, मीन पोजीशन से इसका वाइब्रेशन दिखाना है, इधर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि इसका एम्पलीट्यूड इधर दिखाना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कि एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए, नहीं कि ये ज्यादा रहेगा और इधर कम कर देंगे। ये थ्रू आउट हमारा ग्राफ में एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट वाला कांस्टेंट रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A sound wave traveling in water has wavelength, इतना wavelength पता चल गया है। Is this wave audible in air? और स्पीड दिया गया बच्चों। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइट में भी काम आता है एक्सप्रेशन, साउंड में भी आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है देखिए, स्पीड गिवन है, साउंड का स्पीड गिवन है वाटर में तो 1400 मीटर पर सेकेंड,
और फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, मतलब वेवलेंथ दिया है बच्चों 0.4 मीटर। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ये 0.4 इधर डिवीजन में, मतलब 1400 बाई 0.4, तो ये डेसिमल हट जाएगा, है ना, हटेगा तो ऊपर एक और जीरो चाहिए होगा हमें, तो 14,000 बाई 4, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये तो पहले 7,000 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3500 हर्ट्ज। अब देखिए 3500 हर्ट्ज आ गया बच्चों। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें सुनाई देगा क्या, ऑब्वियसली सुनाई देगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ईयर्स का सुनने का जो ये है कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है ना, तो ये तो उसके बीच में आ रहा है, उस रेंज के बीच में, इसीलिए हमें ये साउंड सुनाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, और फिर सॉरी इसको जरा हटाता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको ये कितने मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का था और ये 2 मार्क्स का था, तो 4 मार्क्स हमारे पक्के हो गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेम द सिस्टम विच एनेबल्स अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सोनार, है ना, तो हमें ये इसका नाम बताना था बच्चों, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले तो सोनार लिख देंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, लेकिन आपको ये स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना, अब्रिविएशन हमेशा कैपिटल लेटर्स में, और फिर इसके बारे में बता देंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इतना लिख देना हमें बस। सोनार क्या लिखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन पता करना, और रेंजिंग का मतलब है कि डायरेक्शन पता, हमें डिस्टेंस पता करना है कि कोई भी चीज हमसे कितने डिस्टेंस पे है, और ये हम वाटर के अंदर ही करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार हम एयर में करते हैं, हवा में। चलिए दूसरा चीज क्या है, व्हाट आर अकॉस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस। अब देखिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, और जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। जैसे पिच और लाउडनेस सिर्फ फील किया जा सकता है कि श्रिल साउंड है या फ्लैट साउंड है या लाउडर साउंड है या फीबल साउंड है, फेंट साउंड है ना, ये सारा चीज। तो ये पिच डिपेंड करता है बच्चों फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है साउंड का, और लाउडनेस डिपेंड करता है बच्चों इंटेंसिटी पे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, और फ्रीक्वेंसी भी हो गया ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। इसी को उल्टा करके आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है साउंड का, तो हम बता देंगे लाउडनेस एंड पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड क्लोज टू ईयर वन हियर्स अ फेंट हम, the same vibrating tuning fork is held such that its stem is in contact with the table surface, then one hears a loud sound। अब देखिए क्या हो रहा होगा, ये 2 चीज हम इसमें बताएंगे बच्चों। जैसे सबसे पहला कि जब हमारे ईयर के पास क्या ऑब्वियसली एयर है, तो यहां पे जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो पहला पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं किया, इसीलिए रेजोनेंस भी नहीं हुआ और कोई लाउड साउंड सुनाई नहीं दिया, है ना। और ये टेबल वाले केस में क्या होगा कि टेबल जो वाइब्रेटिंग टेबल था उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से, मतलब एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से रेजोनेंस हो जाता है, लाउड साउंड सुनाई देता है। और दूसरा फैक्टर ये भी है बच्चों कि हमने पढ़ा हो कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, है ना। तो हमारा ये डेंसिटी, खैर डेंसिटी वाला फैक्टर आपको इसमें नहीं बताना होगा, आप सिर्फ ये बताइएगा कि रेजोनेंस की वजह से वो, है ना। दूसरा चीज क्या है देखिए, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, ही हियर्स द एको आफ्टर 3.5 सेकंड्स। चलिए पहले इसका एक पिक्चराइजेशन कर लेते हैं। क्या है, ये यहां पे खड़ा था पर्सन, और इसका डिस्टेंस जो भी है क्लिफ से बच्चों अभी फिलहाल हमें नहीं पता है, इसने गन फायर किया और इसको एको सुनाई देता है कितने देर के बाद, 3.5 सेकंड के बाद। चलिए ठीक है, ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84 मीटर ही हियर्स द एको आफ्टर 3 सेकंड्स। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं इसके लिए दूसरा फिगर बना देता हूं। अब ये इसके क्लोजर आ गया, कितने से क्लोजर आ गया, बाय 84 मीटर। तो जरा इसको ऐसे ऐसे डॉटेड यहां पे दिखा देते हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि ये पहले यहां पे था, अभी कितना डिस्टेंस नहीं पता, तो x डिस्टेंस था इसका फिलहाल क्लिफ से। अब ये यहां से चलता हुआ इसके क्लोजर आ गया, कितने से क्लोजर आ गया, 84 मीटर से क्लोजर आ गया। तो अब इसका डिस्टेंस कितना बचा क्लिफ से, x माइनस 84 मीटर, है ना, सिंपल। तो हमसे बोला गया है कि पहले इसको 3.5 सेकंड्स के बाद सुनाई दे रहा था एको, और अब कितने सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, 3 सेकंड्स के बाद एको सुनाई दे देता है। तो हमसे पता करना है कि इसका डिस्टेंस, पहले इसका डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन इसका
क्लिफ से कितना था, मतलब x का वैल्यू पता करना। अब देखिए इसमें साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, x जाना है और फिर x आना भी तो है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 2x। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x बाय टाइम कितना लगा 3.5 सेकेंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड हमारे पास शायद गिवन होगा, स्पीड नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, स्पीड हमारा यहां पे गिवन नहीं है बच्चों, तो हम स्पीड नहीं गिवन है कोई बात नहीं, हम ऐसे v लिख के चलते हैं, है ना। अब देखिए क्या होगा, अगर यहां से हम, ये पहला इक्वेशन हो जाता है हमारा। अब कुछ बच्चे यहां पे सोचेंगे सर स्पीड भी नहीं पता है, एक्स भी नहीं पता, दो वेरिएबल हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन भी फॉर्म होगा यहां पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये v वाले से हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया स्पीड। अब इस वाले केस में साउंड को जाना है कितना, x पूरा था ना, और ये कितने क्लोजर आ गया 84 से आगे बढ़ गया, तो अब डिस्टेंस कितना बढ़ता क्लिफ से x माइनस 84, और इतना आना भी तो पड़ेगा x माइनस 84, मतलब इस बार डिस्टेंस कितना ट्वाइस कर देंगे इसका x माइनस 84, और कितने देर के बाद एको सुनाई दिया 3 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है स्पीड, तो अभी भी तो साउंड ही ट्रेवल कर रहा है ना, तो स्पीड तो अभी भी वही लेंगे, साउंड का स्पीड दैट इज v, ये थोड़ी चेंज होगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है कि v इसके भी इक्वल है और v इसके भी इक्वल है। तो 1 और 2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें देखिए क्या मिलेगा कि 2x by 3.5 इक्वल क्या 2x माइनस 84 by 3। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x by 3.5 बाई x माइनस 84 बाई 3। अब देखिए बच्चों आप बहुत आसानी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x का वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें न्यूमेरिकल में। और ये देखिए इसके लिए हमारा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 2 मार्क्स का ये था और 2 मार्क्स का ये था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, 2021 में पेपर हुआ नहीं था बच्चों ड्यू टू कोविड रीजंस, और 2022 में 2 सेमेस्टर हुआ था आपका। तो सेम 1 का पहले क्या क्वेश्चन है देखिए, ये इसमें एको डेप्थ साउंडिंग, मतलब सोनार के लिए कौन सा वेव हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज करते हैं, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बच्चों इस तीनों में आपको दिख रहा होगा कि एकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं फॉर द कार्डियो, जहां पे आ गया मतलब इट इज रिलेटेड टू हार्ट। तो हम हार्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो है एकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राम। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन सी। 2 मार्क्स पक्का हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। सेमेस्टर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। तो फ्री वाइब्रेशन हम यहां से ऑप्शन देखते चलेंगे। तो फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया था अर्लियर क्वेश्चन में, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी भी रहता है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड भी रहता है। ठीक है भैया, तो ये ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि किसका, इन चारों में सबसे ज्यादा पिच किसका है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका पिच भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब उतने ही टाइम में सबसे ज्यादा टाइम, देखिए टाइम आपको दिख रहा होगा कि सबके लिए टाइम क्या है, यहीं तक लिया गया है ना, टाइम सबके लिए टाइम इतना ही लिया गया है, इतना ही लिया गया है। तो उतने ही टाइम के इंटरवल में सबसे ज्यादा बार वाइब्रेशन आपको किसमें होता दिख रहा है। सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कैसे हो रहा है जरा देखिए, यहां से शुरू हुआ, एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन पे आया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट, फिर दूसरा वाइब्रेशन, फिर तीसरा वाइब्रेशन। इसने 3 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए, जबकि इसने एक वाइब्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा कंप्लीट किया है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, बी का, मतलब पिच भी सबसे ज्यादा बी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रोहित प्लेइंग अ फ्लूट एंड अनीता प्लेइंग अ पियानो एमिट साउंड ऑफ सेम पिच, पिच सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम, एंड लाउडनेस मतलब हमारा लाउडनेस भी सेम, मतलब इंटेंसिटी भी सेम। नेम वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिफरेंट फॉर वेव्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों ऑब्वियसली एक क्वालिटी है ना, है ना, क्वालिटी डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, तो दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका वेव फॉर्म अलग होगा, तो क्वालिटी अलग होगा। अगर आपसे पूछा ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, तो वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है ना, जैसे लाउडनेस इंटेंसिटी पे और पिच फ्रीक्वेंसी पे, वैसे ही क्वालिटी वेव फॉर्म पे। दूसरा चीज देखिए बच्चों क्या है, इफ नाउ द लाउडनेस ऑफ साउंड फ्रॉम फ्लूट becomes 4 times that of the sound from piano, then write the value of the ratio of, ये देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट है और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या होगा, पहले हम लाउडनेस का लिख लेते हैं, लाउडनेस ऑफ फ्लूट
और लाउडनेस ऑफ पियानो, ये क्या बोला गया बच्चों कि ये लाउडनेस ऑफ फ्लूट वाला जो है वो 4 टाइम्स है लाउडनेस ऑफ पियानो का। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लाउडनेस ऑफ फ्लूट इज 4 टाइम्स, एक स्टेप में और लिख देता हूं बच्चों, लाउडनेस ऑफ फ्लूट इज 4 टाइम्स द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लाउडनेस ऑफ पियानो, है ना। तो ये इसका रेशियो अगर हम निकालें तो LF/LP इधर आ जाएगा और ये 4:1 रह गया। अब आपको एम्पलीट्यूड का निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अभी जस्ट हमने ये काम किया बच्चों। तो LF/FP का अगर हम रेशियो निकालें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ F बाय एम्पलीट्यूड ऑफ P, मतलब पियानो का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू तो हमें पता है, दिया गया है 4:1 AF बाई AP, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ये अगर AF/AP का निकालना है हमें रेशियो, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट और एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4:1, मतलब 2:1। तो इट इज क्वाइट सिंपल। देखिए कितना आसान है ना। अब बच्चों इसमें सॉरी ये कैपिटल ए लिया गया था, मैंने एम्पलीट्यूड के लिए स्मॉल ए ले लिया, शायद आप समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्या देखिए, पिच क्या होता है। अब इसके लिए मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं पिच क्या होता है। पिच क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई 2 साउंड है और दोनों साउंड का लाउडनेस सेम हो गया, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है ना कि ये तो अलग अलग साउंड है, तो वो उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। जैसे अभी पियानो और फ्लूट है, हो सकता है दोनों का लाउडनेस सेम हो जाता, लेकिन दोनों का किसी एक नोट पे दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, मतलब पिच अलग अलग होगा, है ना। तो मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन लिख रखा है, आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों देखते हैं, ये डायग्राम हमें दिख रहा है जिसमें एक हमारे पास वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए है जो कि साउंड बॉक्स एक्स के ऊपर माउंटेड है, फिक्स्ड है, और हमारे पास 4 ट्यूनिंग फॉर्क्स दिख रहे हैं ए बी सी डी, और चारों का फ्रीक्वेंसी यहां नीचे में लिखा हुआ है, ओके। और करना क्या देखिए, y 1 by 1 it is observed that a louder sound is produced when the tuning fork K B is placed on Y। ट्यूनिंग फॉर्क K जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है यहाँ पे, ट्यूनिंग फॉर्क ये बच्चों ये चीज यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, ये 2 बार K लिख दिया गया है, ये मिसप्रिंट है बोर्ड्स के क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। When the tuning fork B is placed on Y, तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क B को Y के ऊपर हम प्लेस करते हैं तो लाउडर साउंड सुनाई देता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। तो हमसे इसमें देखिए पूछा गया जा रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क E। अब देखिए आपको पता है कि लाउडर साउंड सुनाई दिया मतलब रेजोनेंस हुआ होगा, और रेजोनेंस कब होता है, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो आपको यहां से B का फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा, ये हमने कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क रखा है, Y के ऊपर, साउंड बॉक्स Y के ऊपर B, तो B का जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही E का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब E का भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 320 हर्ट्ज, तभी तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच किया। ट्यूनिंग फॉर्क E और ट्यूनिंग फॉर्क B दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया 320, तो रेजोनेंस टुक प्लेस और लाउडर साउंड वाज हर्ड। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 320 हर्ट्ज।